अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 9 साल पूरे कर चुकी, 9 ईयर्स। दूसरे कार्यकाल के 10वें वर्ष में यानी चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पहुंचने जा रही है। अगले वर्ष चुनाव है। 9 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उन्होंने जन कल्याणकारी परोपकारी कार्य कौन से किए हैं और उनके फेल्योर्स क्या हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हम आज इस विषय पर खुलकर अगले 1 घंटे चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश के लोगों ने हमेशा से डेमोक्रेसी के प्रति अपनी बहुत ही सच्ची निष्ठा का निर्वहन किया है। वैसे हमारे प्यारे भारत के नागरिकों ने पिछले 20 सालों का जो भारत का इतिहास लगभग है, डेमोक्रेटली अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि हमारे यहाँ की जनता बहुत ही मैच्योरली व्यवहार करती है और किसी का भी आकलन यूं ही नहीं कर लेती। केंद्रीय सत्ता पर पहुंचने के लिए किसी का भी आकलन इस देश के लोगों ने यूं ही नहीं किया है। बड़ी कसौटी से गुजरना पड़ता है, बड़े टेस्ट देने पड़ते हैं और बहनों भाइयों बड़े कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है। लिहाजा एक ही झटके में किसी को आप खारिज नहीं कर सकते और एक ही झटके में किसी को अपना नहीं सकते। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। तमाम विषमताओं के बावजूद 2004 में इस देश की जनता ने यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार को इस देश की हुकूमत दी। उनके काम के आधार पर 2009 में उनको फिर मौका दिया। मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्ष का मौका कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को, जो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे, उनको दिया गया था। जनता अब एक स्टेप आगे जाना चाहती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अभूतपूर्व बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर उनको जनता के बीच जाना पड़ा, ये बताने के लिए कि 2014 से 2019 के बीच जो हमने काम किए हैं उसके लिए हमें दोबारा चुना जाना चाहिए। जनता ने मुहर लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का दूसरा कार्यकाल 2019 में बहनों भाइयों शुरू होता है। यानी 2 फुल टर्म कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को और 2 फुल टर्म भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए, यूपीए, एनडीए। समय सबको मिला है और बहनों भाइयों 2 दशक का वक्त किसी भी समाज के आधारभूत ढांचे में और सामाजिक परिवर्तन के लिए, लोगों की जीवन शैली को अपग्रेड करने के लिए बहुत होता है। इस देश ने 2004 से लेकर 2023 तक का ये जो वक्त देखा है, 19 सालों का, इसके आधार पर अब आकलन का वक्त है कि एक भारतीय समाज के तौर पर हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने प्रगति के कौन से नए आयाम छुए हैं, हमने अपनी सभ्यता को और अपने समाज को कितना विकसित किया है, हम अपने लोगों तक खाना, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत दे पाए हैं, हम गरीबी के खिलाफ कितने बड़े अभियान को आगे बढ़ा पाए हैं और कितने करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर उनके आगे लेकर आए। जो शोषित और वंचित वर्ग हैं उनको हमने प्रथम पंक्ति तक कितना पहुंचाया, अगली कतार तक कितना पहुंचाया। ये सब अब आकलन का वक्त है, क्योंकि समय 2 दशक का बीता है और 2 दशक किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहनों भाइयों, किसी भी देश के लिए बहुत ही पर्याप्त समय होता है। ये हमें और आपको विचार का वक्त है। ये विचार का वक्त कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं है। ये विचार भारतीय जनमानस को अपने 20 साल की इस यात्रा के बारे में आकलन करना चाहिए कि एक समाज के रूप में, एक प्रदेश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी यात्रा किधर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके अचीवमेंट्स लार्जर देन लाइफ हैं। अपोजिशन का कहता है 9 साल और 9 बड़े सवाल छोड़ गए हैं आप।
क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या फेल्योर हैं। हम आज इस डिबेट में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो लोगों को के जीवन को बदलने वाले हैं, कौन से ऐसे फैसले थे जो जन कल्याणकारी और परोपकारी माने जाने चाहिए, और कौन से ऐसे फैसले थे जिनसे जनता बेहद परेशान हुई या जनता को परेशानियां हुई या जनता को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अब जब चुनावी वर्ष है, सरकार को जनता के बीच जाकर बहनों भाइयों हिसाब देना पड़ता है। अंत में इस देश की महान जनता ही तय करती है कि उसे दिल्ली की गद्दी पर कौन चाहिए। मौका और समय अवसर सबको दिए गए हैं। जिन्होंने भी इस देश की बड़ी राजनीति को संचालित किया है, बहनों भाइयों, सबको मौके मिले हैं। कभी जनता ने सत्ता दी, कभी आपको विपक्ष की प्रति भूमिका दी, लेकिन सबकी भूमिकाओं का निर्वहन करने का नाम ही राजनीति है। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं वास्तविकता से आपको आगाह करना चाहता हूं। विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष में होना सत्ता पक्ष में होने से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे? आपके मन में सवाल होना चाहिए। अगर जनता आपको विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए अवसर देती है, उसने ये आपको अवसर दिया है कि जिसको चुनकर उसने गद्दी पे बिठाया है उसकी चौकीदारी और उस पर नज़र रखने का काम आपका है, विपक्ष का है। और यही विपक्ष की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सच्ची भूमिका होती है। गद्दी तो दे दी उनको, लेकिन वो ठीक काम करें, गलत ना करें, जनता के हित में काम करें। इसलिए उनकी चौकीदारी का काम अपोजिशन को दिया जाता है। इसलिए अपोजिशन को यह नहीं मानना चाहिए कि जनता ने उसे रिजेक्ट किया है, जनता ने उन्हें किसी और काम के लिए सेलेक्ट कर लिया है। इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो क्या विपक्ष अपनी उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है और क्या सत्ता पक्ष जनता की उन जन कल्याणकारी और परोपकारी कार्यों को कर रही है या प्रोपेगेंडा कर रही है? विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है या निर्वहन करने से ज़्यादा उसका दिखावा कर रहा है? और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोगों का आकलन यूँ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही मैच्योर्ड बिहेवियर है भारतीय लोकतंत्र के इन सेनानियों का। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आज आए बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के राज में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत की जीडीपी 111 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। राष्ट्र आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। क्या कांग्रेस की यही दुखती रग है? हम पूछना चाहते हैं किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई अभी तक। हम पूछना चाहते हैं कि नौजवान जो है बेरोजगार क्यों है। हम अग्निवीर जैसी योजना क्यों ला रहे हैं जिसमें कि 75% नौजवान चौथे साल में सेना से अलग हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। न 2 करोड़ नौकरियां दी, न किसानों की आय दुगनी की, न महंगाई कंट्रोल कर पाए। सभी मोर्चों पे बीजेपी सरकार विफल रही है। केवल झूठ का जुमला देने का काम किया है और ये 9वां वर्ष खत्म होकर 10वें वर्ष में अंतिम वर्ष में प्रवेश किए हैं और जनता इनका विदाई गीत तैयार कर चुकी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं। उमा शंकर पांडे मेरे साथ कांग्रेस से हैं। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के जाने माने पत्रकार यूसुफ अंसारी हमें ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे 9 ऐसी उपलब्धियां बताएं जिन्हें आपको लगता है कि ये आपकी सरकार ने जन कल्याणकारी और परोपकारी काम किए हैं। देखिए ब्रजेश जी, सीधे मैं पॉइंट पे ही आना चाहता हूँ। आपने अच्छा किया पूछा। मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिएगा।
पहली बात, इसको इस तरह से देखिए कि जीवन को सुगम बनाने के लिए हमने शहरी गरीब आवास योजना शुरू की, ग्रामीण शुरू की, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, समृद्ध सशक्त किसान की योजना शुरू की, स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रवर्धन किया, गरीबों वंचितों की सेवा के लिए कार्यक्रम चलाए, नए भारत के लिए नारी शक्ति पे कार्यक्रम चलाए, युवा नेतृत्व, अर्थव्यवस्था एवं सुधार, व्यापार सुगमता, बुनियादी ढांचे में गति एवं विस्तार, प्रौद्योगिकी संचालित भारत, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पूर्वोत्तर को एक विकास इंजन बनाया और पर्यावरण का सतत विकास किया, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पे जोर दिया और योग को पूरे विश्व में चमका दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, 9 साल की। अब मैं आगे इस पे विस्तृत, आप जब पूछेंगे तो आपने मुझसे 9 पॉइंट पूछे, मैंने आपको 15 बताए, मैं इसका विस्तृत विवरण भी आपको आगे दे सकता हूँ। जी, आपने ना इसमें अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, ना CAA का जिक्र किया, ना आपने नोटबंदी के अचीवमेंट का जिक्र किया, ना रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने का जिक्र किया। क्या वो सब आपकी उपलब्धियां नहीं है? क्या अग्निवीर योजना आपकी उपलब्धि नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात, आपने कहा जो उन्होंने आम जन के लिए जीवन सुगमता के काम किए, क्या किए? जीवन सुगमता के काम किए, धारा 370 हटी, राष्ट्र के ऊपर एक कलंकता हटी। तो जब आप राष्ट्र की बातें पूछेंगे तब हम विदेश नीति और मोदी जी के दौरे और तमाम बात बताएं। आपने पूछा आम जन के लिए किस तरह से ये काम हुए, तो मैंने उसको 15 कैटेगरी में बांट दिया। जब आप उसको इलस्ट्रेट करने के लिए कहेंगे मैं उसको इलस्ट्रेट भी करूंगा। आपको लगता है कि इतना पर्याप्त है 9 साल में आपको जो मैंडेट मिला है उसके लिए? जी, 9 साल में, पिछले 5 साल में अगर हमने पर्याप्त डिलीवरी नहीं की थी, जनता जनार्दन है, मुझे रिपीट नहीं करती। मुझे से मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी, और दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपीट नहीं करती, और उससे ज्यादा बहुमत से रिपीट किया। तो मुझे लगता है कि डिलीवरी हम करते हैं, हमारा विश्वास है, हमारे पास नेतृत्व, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हमारे पास नियत है, हमारे पास नए कार्यक्रम है। जो आपने मुझे उपलब्धियां अभी गिनाई और जो मैंने भी बता दी, चलिए सबको इकट्ठा कर लीजिए, यही अचीवमेंट्स लेके आप जनता के बीच जाने वाले हैं ना चुनाव में? देखिए, एक श्रृंखला होता है जो चलना शुरू होती है और जन विश्वास उस पर आधारित रहता है। ये कार्यों की एक श्रृंखला है। सरकार विकास के लिए ही बनी होती है। सरकार जनता द्वारा चुनी इसलिए जाती है कि वो जनहित के कार्यक्रमों का संचालन करे और ये नेतृत्व, ये विश्वास डेवलप करे कि जो कार्य हमने शुरू किया है उसे हम अंतिम रूप तक ले जाएंगे। 70% कर पाए, 80% कर पाए तो जनता का विश्वास होता है कि साहब दोबारा चुनेंगे तो ये उसको 100 की परिधि तक, ये हमने दोबारा विश्वास जनता का पाया था। और हम बता रहे हैं आपको, तिवारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी, अपने इन्हीं कार्यों के दम पे, अपने नेतृत्व के दम पे, अपनी नीति के दम पे, अपनी नियत के दम पे। थैंक यू। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आज काफ़ी भरे हुए बैठे हैं। पांडे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी ब्रजेश जी। 9 साल में तो उपलब्धियां बेशुमार हैं, गिनाते गिनाते थक गए वाजपेयी जी। अब आपके पास इनको काउंटर करने के लिए क्या है? 9 साल 9 सवाल या कुछ और? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से 9 साल में आज कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं और चूंकि मैं लार्जेस्ट अपोजिशन से आता हूं तो मैं आपसे चाहूँगा, आउट ऑफ टर्न मौका दिया है आपको। हाँ बिल्कुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। बोलिए। देखिए, तमाम बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी करती है, हीरो वाजपेयी जी भी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा देश बदहाली के हालात में पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तमाम बातें ये करते हैं। मैं एक एक करके जरा इनके बारे में बताना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, स्थिति ये पहुंच गई है ब्रजेश जी कि 2018 में जहां हिंदुस्तान के 18 करोड़ लोग भूखे सोते थे, आज 2022 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि इस देश में 35 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं और ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। स्थिति ये है कि जीएसटी का कलेक्शन देश के 10% लोगों से महज 4% हो रहा है। जो टॉप के 10% अमीर हैं, 4% जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और देश की आबादी के 50% गरीबों से इस देश का 60% जीएसटी कलेक्शन किया जा रहा है। यह आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण है और इसके कारण दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो गरीब जीएसटी दे रहा है
वो और गरीब होता जा रहा है और इनके अमीर मित्र और अमीर होते जा रहे हैं। इनके परम मित्र अडानी जी की संपत्ति पिछले 9 सालों में 14 गुने बढ़ गई, 166 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए और 20,000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में कहां से आए, प्रधानमंत्री जी मौन है, बोलने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों की बात करें, 3 काले कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए 300 दिन तक किसानों ने धरना दिया, 700 किसान मरे, प्रधानमंत्री जी ने तब नींद खोली और माफी मांगी और बोले हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी देंगे। कमेटी गठित की, ना आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला, ना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही कोई रिपोर्ट आई। और स्थिति यह है, कृषि उपकरणों पर, ट्रैक्टर पर, फर्टिलाइजर पर, तमाम कीटनाशक पर जीएसटी लगाने वाली ये पहली सरकार है। और किसानों की और बात करिए कि 10,341 यानी कि हर घंटे एक किसान पिछले साल 2022 में आत्महत्या करता रहा है। ये इनके सरकार की 9 साल की उपलब्धि है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। स्थिति यह है कि गलवान, गोगरा पोस्ट और डेप्सोंग के इलाके में, हार्ट स्प्रिंग के इलाके में 10,000 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर भारतीय सेना अब इनके समझौते के तहत वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। अभी 15 से 18 किलोमीटर डेप्सोंग इलाके में चीनी सेना और अंदर आने की बात कर रही है। आपने कहा समय, मैंने पर्याप्त समय दिया, आप कुछ अगली बारी के लिए बचा लें। नहीं, थोड़ा सा बेरोजगारी का आंकड़ा सुन लीजिए। बेरोजगारी इस तरीके से है कि 9,39,000 करोड़ सरकारी नौकरियां केवल केंद्रीय सरकार में शामिल खाली हैं, 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरे देश में खाली है। और इसके अलावा जो गरीबों को नौकरी देने वाला सबसे बड़ा हमारा तंत्र था, रेलवे का सिस्टम था, 18 करोड़ नौकरियां घटकर 11 करोड़ पे रह गई है, जिसमें ओबीसी को, एससी एसटी को नौकरियां मिलती थी। 2.5 लाख नौकरियां केवल रेलवे में घट गई क्योंकि उन्होंने उसका निजीकरण किया, पीएसयूज का निजीकरण किया, जिसमें आरक्षण को नुकसान हुआ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये हर तरह से फेल है? ओके, हाँ बिल्कुल। और एक और जेपी पांडे, अब अगली बार के लिए बचा लो। एक पॉइंट अगर आप कहें तो। अरे रुक जाएं, अगली बार देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप कह लीजिएगा, आप रुक जाइए। जेपी पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में ये जो केंद्र की सरकार चल रही है, पांडे जी, इनका क्लेम है कि 9 साल में इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर और लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल के लाने में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इसलिए इनको तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बिठाया जाना चाहिए। आपको किस तथ्य पर और इनके किस अचीवमेंट पर इतराज है? देखिए, प्रचार और विज्ञापन के बूते पर ही मोदी सरकार आई है, चूँकि ना तो इनका आज़ादी के लड़ाई में ही आज़ादी के संघर्ष का अनुभव रहा है, ना बाद में सामाजिक न्याय की लड़ाई से इनका कोई लेना देना रहा। हाँ, इनकी जो प्रचार की तथाकथित काल्पनिक मीनार एक उपलब्धियों की ये बनाए हैं, उसके 4 महत्वपूर्ण जो पिलर हैं वो नोटबंदी है, जीएसटी है, कृषि काले कानून है और अकस्मात सडनली लॉकडाउन है। इन पिलरों पे जो ये मीनार बनाए हैं वो निश्चित रूप से न वो लोकतांत्रिक मूल्यों की है और न ही वो सामाजिक समरसता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है। वो मोदी जी के निरंकुशता की 4 मीनार है। और मैं अब चूँकि हमारे भाई सब गिनाई दिए हैं, लेकिन भारत की अगर कोई भी उपलब्धि होगी तो किसानों के बिना तो होगी ही नहीं। और इन्हीं के जो किसान सम्मान निधि है उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया है कि भारत में इस समय 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं और उनकी दैनिक आमदनी 27 रुपया है। उन पे कुल जो सदन में वित्त राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया है, कुल इस समय कर्जा 16,80,000 करोड़, लगभग 1 लाख है। 1 लाख ब्रिजेश जी कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, लेकिन 27 रुपया दैनिक आमदनी वाले पे वो कितना बोझ डालती है कि इन्हीं के सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहे हैं। 10 में कितने नंबर दे रहे हो आप? नहीं, मुझे 1 मिनट समय दे लेने दीजिए, आप कंप्लीट करें फिर। तो 2300 किसान भूमिहीन हो रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि दिहाड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। अब दिहाड़ी मजदूर 115 प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। किसान तो कर ही रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसान, मजदूर, गरीब, किसान, अगर गरीबी भूखमरी का आंकड़ा, हंगर इंडेक्स आप उठा के देख लीजिए
तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाद्यान्न नहीं है। विषम हाल में किसान 30 करोड़ टन जो है खाद्यान्न पैदा करता है। शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको बाकी अवसर दूंगा, तब आप अपनी बची हुई बातें कर लीजिएगा। वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं और यूसुफ अंसारी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वैभव जी, शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, ये अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनका कहना है कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक फ्रंट पर इस देश की बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़बरदस्त क्रांति की है और वो तीसरे मैंडेट के लिए डिजर्व करते हैं। आपकी असहमति किन बिंदुओं पर? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो सामाजिक ढांचा है इस देश का, वो सबसे ज्यादा बढ़िया पूरे दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है और इंडिया की जो वर्सेटैलिटी है, जो यहाँ की विभिन्नता है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है इंडिया में। और बीजेपी की 9 साल की सरकार ने हमें इस मामले में कम से कम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जो नफरतें इधर 9 साल में बोई गई हैं लोगों के दिमाग में, दिलों में, वो ऐसी कभी भी देखी नहीं गई। और जब नफरत कर रहा होता है एक समाज एक दूसरे से, वो इसी में व्यस्त रहता है, तो वो समाज तरक्की कब करेगा? कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70 साल कम से कम इन्होंने पीछे पहुंचा दिया। आप देखो कि 9 साल में कभी प्रधानमंत्री के मुंह से एक स्कूल बनाने की बात सुनी हो आपने? कभी एक मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाने की बात करी हो, गरीब के इलाज की बात की हो, जॉब्स की बात की हो, जो वाकई में असली में जॉब्स की बात होती है? कभी लोगों की खुशियों के बारे में बात की हो, गरीबी के रेखा के ऊपर बात की हो कि इन्होंने तो गरीबी रेखा में हम लोगों को और नीचे पहुंचा दिया। इन्होंने पॉवर्टी इंडेक्स में देश को टॉप पे पहुंचा दिया, हंगर इंडेक्स में हमको टॉप पे पहुंचा दिया। कुछ करने की कोशिश करी तो बस ये करने की कोशिश करी कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत होती। जब कुछ काम करने की कोशिश करी आर्थिक मोर्चे पे, तो इन्होंने नोटबंदी करके सब तहस नहस कर दिया। कितने लोग मर गए, कितना काम धंधा बर्बाद हो गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बिना तैयारी के जीएसटी ले आए, कुछ आता जाता है नहीं लेकिन सब कुछ करना है, तो जीएसटी ले आए, फिर उसमें वो आज तक उसमें इकोनॉमी संभल ही नहीं पाई। बहुत आता जाता है इस देश के सब लोगों को बहुत कुछ आता जाता है ब्रिजेश जी, बस पढ़ा लिखा आदमी हो, क्वालिफाइड हो, उसकी इंटेंशन साफ हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जब इंटेंशन खराब हो, दूसरी बार सत्ता में आने में पहले से ज्यादा कामियाब रहे हैं। मैं कहता हूं कि कामयाब रहे। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ हो किसी सरकार ने जनता के इमोशन को इस भद्दे तरीके से लूटा हो और जिसने शहीदों की चिताओं पर वोट मांगे हो। वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया था। ऐसा कभी आपने सोचा हो कि कभी हुआ? और देश की संपत्तियों को कोरोना के काल में, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लोग खाने पीने को तरस रहे थे, उस समय पर ये संपत्ति बेचने की होड़ लगा रखी थी। देश पर आज डेटा अगर उठा लीजिए तो अभूतपूर्व कर्जा है। कौन सी तरक्की करी इन्होंने? जो कर्जा ही कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। ये कर्जा तो हम नहीं, या तो ना तो मेरे कमेंट करने से ये कर्जा कम ज्यादा होगा, ना सपा के, ना बसपा के, ना किसी कांग्रेस के। ये कर्जा तो है, एक्चुअल फिगर है। किसानों की मौत, किसानों को मारने वाला बिल लेके आ गए। कुल मिला के व्यापारी परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, कोई जॉब नहीं। आप कोई भी विचार रखें, लेकिन दिल्ली जहां आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, एक भी लोकसभा सीट 2019 में आपकी पार्टी जीतने में बीजेपी के खिलाफ कामयाब नहीं रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं कह तो रहा हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी इमोशनल जनता के इमोशंस का इतना भद्दा फायदा उठाया गया कि इस देश के जवानों की मौत के ऊपर उठा सकते हैं। वही जनता आपको भी वोट देती है। नहीं, जनता बहुत इमोशनल है, बहुत सीधी है। इस देश की जनता बहुत सीधी है, बहुत इमोशनल है। और जवानों और सेना वेना की बात आती है तो हम लोग बेहद इमोशनल है, और इसका इतना भद्दा फायदा कभी किसी सरकार ने नहीं उठाया। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। यूसुफ अंसारी, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। यूसुफ साहब, स्वागत आपका। 9 साल पूरे हो गए हैं। आपके डिबेट में आने से पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इस जनता ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ डेमोक्रेसी को मजबूत किया, और 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 2004 से 2014 तक का वक्त दिया। अब 2 कार्यकाल बीजेपी के नेतृत्व वालों को दे चुके हैं। लिहाजा जनता पर तो सवाल उठाना तो मुझे लगता है ये थोड़ा बचकानी बात होगी, लेकिन सरकार के अचीवमेंट्स, उसके फेल्योर्स, क्या तीसरे चरण के लिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी इस वक्त नुकसान की स्थिति में? देखिए विवेक भाई, सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है, और एनडीए के 10 साल, जो 9 साल आज हुए हैं, इनको यूपीए के 10 साल से तुलना करना मेरे ख्याल में बेमानी है। सरकार में जब काम शुरू होते हैं, देश में प्रगति एक निरंतर प्रयास है। आज अगर पिछले 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को आगे बढ़ाया गया है। इस 9 साल के काम के लिए पिछले 70 साल के काम को भुलाया नहीं जा सकता है। वो आधार है
उसको नहीं, मैं जनता की मैच्योरिटी का जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश जनता में लोग जनता के mature हैं। फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जनता इस देश की भारत भाग्य विधाता है, वो जनता है। जिसे हम राष्ट्रगान में कहते हैं भारत भाग्य विधाता, वो जनता है। जनता अपने विवेक से फैसला करती है और जनता का फैसला सबको श्रद्धार्ह होता है, सबके सिर माथे पर होता है। इसलिए जनता के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। 2024 में क्या होगा ये चुनावी रणनीति तय करेगी। बीजेपी को अधिकार है पूरा कि भाई 9 साल में अपनी उपलब्धियों का बखान करे, और विपक्ष को यह पूरा अधिकार है कि वो सरकार की जो कमियां रही हैं उन कमियों पर सरकार का ध्यान खींचे और जनता को जागृत करे कि भाई ये इससे नुकसान हुए, ये उससे फायदे हुए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक इंडिपेंडेंट होने के नाते, सत्ता पर विपक्ष के बजाय मैं एक जर्नलिस्ट के नाते और एक आम आदमी के नाते बात करना चाहता हूं कि देखिए, संसद का नई संसद बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ये देश की मजबूती की निशानियां है? बचपन में जब हम हाई स्कूल में थे, किताब में लिखा हुआ था कि ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इसी तरह से देश के नागरिकों से देश मजबूत बनता है, संसाधनों से और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से मजबूत नहीं बनता। क्या देश के नागरिक और उन्हें मिलने वाले अधिकार उन तक पहुंच पा रहे हैं? 1 महीना पूरा हो चुका है, पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया मेडल ला करके, वो उनके साथ किसी ने बदतमीजी की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, और अभी तक आरोपी को बुलाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। तो क्या ये देश की मजबूती का सबूत है? जब सरकार 9 साल पूरे कर रही है, पूरे देश में डंका बज रहा है, वहां देश की प्रतिष्ठित प्रतिभूतियों को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये क्या है? क्या इसी दिन के लिए आप सेंगोल ला रहे हैं लगा करके? तो क्या आपको भारतीय संविधान पर भरोसा नहीं है कि प्राचीन काल में जो हुआ करता था 900 साल पहले, 1000 साल पहले, उससे देश चलाएगा? जब हमारे पास संविधान मौजूद है, संविधान के प्रोविजन मौजूद है, सरकार को संविधान को प्रोविजन को मजबूत करने की बात करनी चाहिए, नागरिकों को उनके अधिकार मिले। अगर FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है तो व्यवस्था पर असल में बीजेपी मल्टी कार्नर लड़ाई में फंसी हुई है इस समय। एक मोर्चा राहुल गांधी और कांग्रेस ने खोल रखा है, और वो कर्नाटक और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास आया है। दूसरा मोर्चा नीतीश कुमार ने खोल रखा है, और तीसरा बीजेपी ने गले में पकड़ डाल लिया केजरीवाल को। ये वो अलग लिपट गए हैं इनसे, अब वो तो हर जगह घूम रहे हैं। तो ये मल्टी कार्नर फाइट में बीजेपी उलझती जा रही है। देखिए, बीजेपी तो अपने राजनीति है और राजनीति में मल्टी कॉर्नर फाइट हमेशा से होती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है हिमाचल प्रदेश से और कर्नाटक से, अगर कांग्रेस ने इस संजीवनी का ढंग से इस्तेमाल किया और कांग्रेस अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई, तो ये विपक्षी एकता व्यक्ता की जरूरत नहीं है मोदी सरकार को हराने के लिए। कांग्रेस अपने दम पे मोदी सरकार को हरा सकती है। इस देश के 9 राज्य हैं। अब देखिए, विग्रह करने में तो कांग्रेस कामयाब रही ना, कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ। नहीं तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, अब सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी सरकार की जो बेचैनी है वो इसीलिए नजर आती है कि कांग्रेस ने जीत का रास्ता देख लिया हिमाचल से, और वो कर्नाटक में उसे एक बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक के जो जीत है पॉलिटिकल, वो एक बड़ी जीत है, एक बड़ा संदेश उसके अंदर छिपा हुआ है। उसको अगर कांग्रेस आगे लेके जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अगर बेहतर प्रदर्शन करती है, 1-2 राज्य हारती भी, 1-2 जीतती भी है, तो लोकसभा चुनाव की डगर बहुत कठिन हो जाएगी मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, मतलब 2024 कांग्रेस के लिए भी नहीं। 2019 जैसा आसान नहीं है जी, मोदी जी के लिए केक वॉक नहीं है 2024। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, 9 साल पूरे हो गए और अब 10वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रवेश कर रही है। क्या अचीवमेंट्स और फेल्योर्स हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, और जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति क्या धारणा रख रहेगी, और 2024 अब जब बिल्कुल नज़दीक है, जनता का आकलन क्या है? देखिए, इस देश को तब तरक्की और नाम सम्मान हासिल हुआ है जब इस देश में स्थिर और मजबूत सरकारें रही हैं। बहुमत की सरकार होना ही इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। एक तो हम मध्यावधि चुनाव से बच जाते हैं, दूसरा ऐसे बेमेल गठबंधनों से बच जाते हैं जो समय समय पर ब्लैकमेलिंग होती है, और प्रधानमंत्री की पोजीशन कमज़ोर नहीं होती। तो बीजेपी को यह सौभाग्य हासिल हुआ कि मोदी के नेतृत्व में
दोनों बार उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इसीलिए मोदी बहुत सारे कड़े फैसले ले पाए, जिसमें पहली बार की नोटबंदी सबसे बड़ा फैसला भी रही, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया और बड़ी आलोचनाएं हुई। बीजेपी हालांकि उसे अपनी उपलब्धि नहीं मानती अब, लेकिन उस समय वो फैसला हो गया। दोबारा भी एक नोटबंदी आई है, इसमें बीजेपी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, न ज़्यादा जनता में कोई हलचल है। अब बात आती है कि भारत दुनिया के नज़रिए से एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना और बीजेपी ने, मोदी की सरकार ने हमेशा ये कोशिश की कि वो दुनिया को दिखाए कि भारत एक ताकतवर, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और एक राजनीतिक रूप से स्थिर देश है जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है। इन सब का फ़ायदा विदेशों में रह रहे भारतीयों को काफ़ी मिला है। देखिए, उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन अनुभव भी कई खट्टे मीठे रहे हैं। अगर पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो मोदी के लिए संजीवनी साबित हुई, उनकी छवि के लिए और केंद्र में उनकी दोबारा सरकार बनाने के लिए भी। और उसके बाद से जो उनके तमाम साहसिक फैसले रहे, उसको लेकर सीमाओं पर कई बार बातें आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा असर नहीं डाल पाती। ब्रजेश जी, कई राज्यों में इस दौरान बीजेपी चुनाव हारी भी और उसका असर भी पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात बीजेपी के अजयगढ़ बन रहे हैं और बने रहे। हालांकि किसान आंदोलन चला इस देश में, कोरोना की महामारी आई, अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगाई, लेकिन जब तक पेट में राशन है तब तक इस देश में भाषण है, और जब तक पेट में राशन है तब तक मोदी का शासन है। ये 82 करोड़ को जो राशन देकर एक मास्टर स्ट्रोक जो है, ये मोदी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। इसी के आधार पर उन्हें वोट मिल रहा है। किसानों को जो 500 रुपया महीना देती है सरकार, डीबीटी स्कीम है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव में आज भी मोदी के प्रभाव को बनाए हुए हैं, ख़त्म नहीं होने दे रही हैं। बस एक चीज़ ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना इन्होंने सपना दिखाया था, और वो हमेशा लड़खड़ाता रहा, डॉलर हमेशा मजबूत होता रहा। आप मोदी को इस देश के सफल प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता अभी भी है, वो शिखर पर है, और ये कह सकते हैं कि मोदी के नाम पर ही बीजेपी सत्ता में आती है, इसका और कोई अपवाद नहीं होगा। क्योंकि मोदी इकलौते हैं जो अपने नाम पर वोट मांगते हैं, और लोग उनको ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर, देश को मजबूत बनाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर उनके समर्थक और इस देश के बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन हर चुनाव एक परीक्षा है। 2024 भी एक नई परीक्षा लेकर आ रहा है मोदी और बीजेपी सरकार के लिए। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद बीजेपी में अंदर खाने बड़ा दहशत है, भूचाल है, और कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। विपक्ष को भी थोड़ा से राहत मिली है और उसको ताकत मिली है। रही बात इस देश में धारा 356 के इस्तेमाल की, वो मोदी सरकार ने एक बार भी नहीं किया। हाँ, सरकार को सीधे नहीं गिराया, छीना झपटी कर ली और आधी रात में शपथ भी कहीं कहीं दिला दिया, जिसको लेकर 2 दिन बाद वो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। कुछ जगहों पर किरकिरी भी हुई, लेकिन ये सब सियासत के अंग हैं, ये चलते रहते हैं। आज मोदी को इस देश में उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ दिया, बनारस ने उनको बहुत कुछ दिया, देश की शीर्ष सत्ता और कुर्सी उनके हाथ में है। मोदी और बीजेपी दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े एहसानमंद होने चाहिए। यूपी ही उनके लिए संजीवनी है। हालांकि आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, वो ये कहते हैं कि सरकार के 9 साल पूरे नहीं हुए, सत्ता अपने आखिरी साल में दाखिल हुई है। ये उसका आखिरी साल है और इसके बाद उसे चुनाव में जाना है, जहां जनता उनका इंतज़ार कर रही है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है।
लेकिन मोदी सरकार में एक चीज को लेकर आलोचना होती रही कि सीडी और सीबीआई और ईडी जैसे बोलो तैसे छापा, इधर विपक्ष ने बोला उधर छापा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में, इनके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से बहुत सारे विपक्ष के नेता और जनता में भी मोदी सरकार की आलोचना होती है। लेकिन ये सब एक सिस्टम चलता रहा, क्योंकि बीजेपी के जब कांग्रेस का राज रहा तो बीजेपी के नेताओं पर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे और उन्होंने भी बड़ी परेशानियां और तकलीफें झेली हैं। तो ये सब एक व्यवस्था चली आई है इस देश में और ये चलती रहेगी। जिसके हाथ में सत्ता रही उस पर दुरुपयोग के आरोप लगे, लेकिन देश तरक्की करे, वंदे भारत ट्रेन चले। अभी एक चीज़ बची है हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ में चलाने की, उस पर शायद अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार में कुछ काम हो। लेकिन ब्रजेश जी, आने वाले 5 साल में जो भी सरकार आए इस देश में, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। जब इस देश में लोग फ्री बिजली की डिमांड करने लगे हों, रोजगार की बड़ी डिमांड हो, तो ऐसे में चुनौतियां बढ़ती हैं और केंद्र में मजबूत सरकार भी हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अब देखना होगा क्या होता है। लेकिन अदम गोडवी साहब की कुछ रचना है, सुनिएगा कि सदियों से जो रहे उपेक्षित, श्रीमंतों के हरम सजाकर उन गरीबों की करुणा की कहानी मुद्रा के रैदास लिखेंगे, और कंक्रीट के इस जंगल में फूल खिले पर गंध नहीं है, स्मृतियों की घाटी में यूं कहने को मधुमास बहुत हैं। और वो जो शोर मचाते भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें अपने इनपुट्स और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का भी 4 वर्ष पूरा कर चुकी है, यानी कुल 9 वर्ष हो चुके हैं और 10वें वर्ष में यानी चुनावी वर्ष में ये सरकार प्रवेश कर रही है। 9 साल की उपलब्धियाँ, 9 साल के फेल्योर्स, कितनी राजनीतिक लड़ाइयाँ और आज जनता के बीच मैंडेट की स्थिति क्या है, आज हम उसका आकलन करने बैठे हुए हैं। 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, ऐसा पहली बार हुआ है 9 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी एक मल्टी कार्नर राजनीतिक लड़ाई में उलझ गई है। एक लड़ाई जो लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस लड़ रहा है और आपके खिलाफ वो बड़ी पॉलिटिकल आर्मी के साथ खड़ा है, और 2 उसने बड़े राज्य से आपको बेदखल करके सत्ता बड़ी मेजॉरिटी के साथ हासिल की है, वो बड़ी डिफीट हुई। दूसरा मोर्चा नीतीश कुमार ने खोल रखा और तीसरा आपके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन अन्य राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार उलझ गई है पहले के मुकाबले। देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है या जब सत्ता में नहीं भी थी, तो भी ये मान के चलिए कि जो दल क्षेत्रीय अस्मिता का रोल निभाते हैं, क्षेत्रीय ताकत हैं, और या राष्ट्रीय फलक पर चमकने वाली कांग्रेस, उससे हम लड़ते आए हैं सदैव। चाहे हमारा 2 सीट रही हो और चाहे आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, हमारे विरोधी रहे हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र में एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका विपक्ष तो होगा ही होगा। हाँ, वो खंडित है, अलग अलग टुकड़ों में है, अलग अलग चेहरों के पीछे खड़ा है, अलग अलग स्वार्थों में है, अलग अलग परिवारों के रूप में है, ये हमेशा बना रहा और बना रहेगा। लेकिन पूरी मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसा नेतृत्व किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं तो देश की सीमाएं, देश की सीमाओं के अंदर, और जितनी भी इसमें आप देखेंगे जितने भी कोण हैं, हर कोण के आधार पर जनता निर्णय लेती है, और उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर ये आप सहमत हैं कि मल्टी कार्नर फाइट से बीजेपी को बचना था और उसमें आपको घेर लिया इन लोगों ने। आप कई मोर्चों पे आपको लड़ना पड़ा। मल्टी कार्नर फाइट तो देखिए रहा,
क्योंकि ये सारे कार्नर आपस में एक नहीं हो सकते। और मुझे लगता है जो एक गणित का मैं उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन कभी त्रिकोण के 3 कोण ही रहेंगे, चौकोण में 4 कोण ही रहेंगे, पंचकोणी भी होगा और छठकोणी भी होगा। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसकी यह विशेषता है कि इस तरह के कई कोण लोकतंत्र में विपक्ष के रूप में रहते, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार रहे। जहां तक नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की बात है, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का जो रोल है वो केवल नकारात्मकता का है। 9 साल के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हुई है उसको सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नाते नहीं झुठलाने की कोशिश करते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका करते हैं। अभी देखिए जो कार्यक्रम हो रहा है, चाहे जो भी कार्यक्रम मोदी जी किसी भी नाम से आ जाए, सारा विपक्ष करेगा। कुछ लोग एक होंगे, कुछ किसी के पीछे खड़े होंगे, कुछ किसी के पीछे, पर इनके पास कोई जन समस्याओं के लिए एकीकरण का कोई मुद्दा नहीं है। जी और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस अभी 2 चुनाव जीत गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कब नहीं हुआ। कर्नाटक में हम जितना % वोट पिछली बार पाए थे उतना ही % अब की पाए हैं, हिमाचल में पाए। हाँ, कभी कभी अंगणित का खेल है, बीच के कई दल हैं वो गए, हम पर जनता का विश्वास लगा बना है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये संख्या बदल जाएगी। जिन लोगों ने विधानसभा में जो भी % पाया है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इस % में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी चुनाव हारी है 10 से 12, 14, 15% तक बढ़ोतरी करेगी। उसके पीछे नेतृत्व, नीति, नियत और एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर जन विश्वास है। जी शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे जी, सिर्फ 2 चुनाव जीतकर हिमाचल और कर्नाटक का बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती देना आपके लिए अभी तो बड़ा मुश्किल डगर है। आप क्या इसका मुकाबला कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि आपने 2019 में अपनी पार्टी का हश्र देखा है। क्या ये सिर्फ 9 मुद्दे जिन पर आप बढ़ रहे हैं, या अभी आपके पास जो पॉलिटिकल एजेंडा है, इशूज़ है, उतना पर्याप्त है बीजेपी से फाइट करने के लिए? और दूसरा सवाल है कि आप अकेले नहीं हैं, आप विपक्ष बटा हुआ है। एक विपक्ष जो केजरीवाल लेके बढ़ रहे हैं और एक विपक्ष जो नीतीश कुमार लेकर बढ़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक विपक्ष के बंटे होने की सवाल है, देखिए 20 पार्टियाँ एक साथ मिलकर एक झंडे के नीचे खड़े हैं। दूसरी बात, जिनको लोकतंत्र से लगाव होगा वो चुनाव तक एक साथ होंगे। कुछ अलायंसेस चुनाव के पहले बनते हैं, कुछ चुनाव के बाद बनते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं ईमानदारी से, वो एक साथ दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात ब्रजेश जी, देश इस समय ऐसी बदहाल स्थिति में पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कह रहे हैं कि इनके पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मोदी जी की ही है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल के पास कोई काम ही नहीं है, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। रेलवे का उद्घाटन हो, बनारस में टूटी हुई सड़क को फिर से बना के उसका उद्घाटन करना हो, विदेश जाना हो, सब जगह से मंत्री निर्धारित केवल मोदी जी हैं। वही शिलान्यास भी करेंगे, वही उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सम्मान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। स्थिति यह है ब्रजेश जी इस देश में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े बड़े नारे याद करिए, अच्छे दिन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये सब इन जुमलों का अंतहीन सिलसिला है। लेकिन हकीकत क्या है कि 2 साल से एनएसएसओ का डेटा जो गरीबी का आकलन करता है वो जारी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी छिपा के बैठ गए हैं। कोविड में कितने लोग मरे, सरकार कहती है कोई डाटा नहीं। कितने प्रवासी मजदूर कोविड में इधर से उधर विस्थापित हुए, कोई डाटा नहीं। एमएसएमई के कितने सेक्टर तबाह बर्बाद हो गए, सरकार कहती कोई डाटा नहीं। यानी कि जो एनडीए है वो उसका असली अर्थ है नो डेटा अवेलेबल। मनरेगा का ब्रजेश जी बजट घटा दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% फंड, एक राजनीतिक सवाल है मेरे पास, केवल प्रचार पर खर्च हो रहा। और लास्ट बात, आयुष्मान और उज्ज्वला की बात करते हैं जी। जितने लोग आयुष्मान में भर्ती हुए, 12.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनाए, उसमें से केवल 12% को 30% इलाज मिला। इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर हाउस है उत्तर प्रदेश जी, सहमत हैं? बिल्कुल। 80 सीटें हैं जी। आपका हश्र पिछली बार सबको पता है और आपने भी पता होगा जी। जब तक आप उत्तर प्रदेश में अपनी ताकतें को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को नहीं खड़ा करेंगे, बीजेपी के सामना नहीं उत्तर प्रदेश में करेंगे, तब तक देश जीतने का जो आपका संकल्प है, बीजेपी को गद्दी से हटाने का संकल्प है, वो सिर्फ बातें होंगी।
नहीं, बातें नहीं। देखिए ब्रजेश जी, उसको धरातल पर होते उत्तर प्रदेश में कुछ दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और धरातल की बात यह है कि अभी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और यूपी से मुंह मोड़ना, सच्चाई से मुंह मोड़ना है। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। नगर निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना में हमारा वोट प्रतिशत करीब 7 गुना बढ़ गया। 17 में से डेटा आपका गलत है। आपका 2% था, इसमें 4.9%। नहीं ब्रजेश जी, हमारा 4.9 करीब 14% हमको वोट वो आप टोटल। अपने से जोड़ लीजिए, महापौर मैं का नहीं ही मत देखिए, महापौर, 4.9%, नगर पंचायत और नगर पालिका मैं तीनों कंप्रेसिव और डेटा दे रहा हूं और आपको तीनों उपलब्ध मिलाकर है। देखेंगे हमारा अब किसी वोट और वाले को आप मान रहे हो कि वो 14% हमारे हो गया। बागी थे, उनका जोड़ लो। और क्या आप इससे मना करेंगे कि 17 महापौर की सीटों में 4 जगह पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही? इसी का प्रतिशत केवल निकाल लीजिए। हकीकत यह है कि इतना इनफ है बीजेपी से लड़ने के लिए? उतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट करना चाहती है। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि ना आ क्यों नहीं रहे? नहीं करेगी वोट, हमारी मेहनत को, यानी कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की मेहनत परिश्रम को देख रहे हैं। भाई साहब, 1 साल से प्रियंका जी आई नहीं है। नहीं, लेकिन प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही तो लड़ रही है, कभी हिमाचल में, कभी कर्नाटका में, अब तेलंगाना में वही मेहनत कर रही है। मैं फिर ये आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है कि भैया डायग्नोसिस ये है, प्रॉब्लम यहाँ है यूपी। हाँ, यूपी में आप मुझे तुरंत कर्नाटक बुला लेते हो। नहीं यूपी फिर कहते हो हिमाचल आओ। प्रियंका गांधी जी अरे ने मेहनत की। बीजेपी से लड़ना है, यूपी ठीक करो। नहीं, यूपी बिल्कुल ठीक करना है और हम जोड़ रहे हैं, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। जेपी पांडे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी की जो तैयारी है वो 80 में 80 सीट जीतने की है। समाजवादी पार्टी को अभी मेयरल इलेक्शन में बड़े शहरों में बड़ी करारी शिकस्त मिली। आपने कुछ सीखा या फिर जैसे आप लड़े हैं वैसे ही जाएंगे लड़ने? नहीं, अगर देखिए 2014 से तो लगातार उत्तर प्रदेश में हम इनको शिकस्त देते रहे हैं। भले वो गठबंधन से हम लड़े थे 2019 लोकसभा में, तब भी इनकी कलेक्टिव सीट 10 कम हुई थी। इसमें हमने 57 सीटें कम करी। 2022 के विधानसभा में हम 10 से 12% वोट बढ़ाए। इनका वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं, उतने मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। और जैसा ये हमारे मतलब वाजपेयी भाई का रहे कि आप 300% बढ़े असेंबली इलेक्शन में। जी, 3 गुना विधायक बढ़े आपके। जी, वो तो बढ़े ही है। कहाँ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके घटाए, हम इनके घटाए, हमारे 12% मत बढ़े और उससे संख्या आपके सामने है। हाँ, एक चीज का मैं पर वो चुनाव पलटने के लिए पर्याप्त नहीं। आपने बड़े 2019 का परिणाम आपके सामने है। आप जब सपा बसपा मिलकर लड़े और आपने देखा आपको 5 सीटें सिर्फ आई थी। देखिए, इधर जो चुनाव का रुझान आया किसी भी सूबे में हो तो जनता पूर्ण बहुमत दे रही है और भाजपा के कुशासन से जनता निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब बदलाव की ओर देखेगी तो वो ज़मीनी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी के सदारत में ही होगा। उस समय जो अलायंस होगा निश्चित रूप से वो हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे अगर इनकी फिरका परस्त ताकतों को हराना है तो वो समाजवादी नेतृत्व में ही होगा। मैं आपसे 1 मिनट का आग्रह कर लूँ, ये बड़ा अच्छा विषय था, मतलब ध्यान नहीं गया किसी का, क्योंकि ये डेटा तो हम सब लोग दे देंगे, आप खुद भूमिका में दे दिए हैं। किसी भी शासक का अगर 10 साल का लोकतांत्रिक दौर खत्म हुआ हो तो उसका सबसे बढ़िया विश्लेषण तुलनात्मक ही होता है। और इस देश में 3 चेहरे हैं जिन्होंने लगभग 10 या 10 से ऊपर का शासन किया है। इंदिरा जी का है, मनमोहन जी का है, नेहरू जी का है। अगर अति संक्षिप्त भी तुलना कर लीजिए, मोदी जी को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है, कड़े फैसले के लिए माना जाता है। तो वो अगर इंदिरा जी के कड़े फैसले के बरक्स इनको जब रखेंगे आप, जब 71 के शीत युद्ध के दौर में 7वें बेड़ा की उपस्थिति में अमेरिका के उन्होंने पाकिस्तान को चीर के उसका दायां हिस्सा अलग कर दिया, उसके बरक्स सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट की अगर बराबर होगी तो मोदी जी महान मैं मानता हूँ। नोटबंदी करना अगर महान है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अगर तुच्छता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी भारत के नायक मिल गए हैं। अगर सिक्किम, जिसे माओ की जो पॉलिसी थी वो 5 उंगलियों का सिद्धांत माओ का विदेश नीति का, जिसमें वो कहते थे कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल, सिक्किम की उंगली काट के इंदिरा जी ने उसे विलय कर लिया, परमाणु परीक्षण किया। और जो आंतरिक बड़े कड़े फैसले थे, जमींदारी उन्मूलन रहा हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के अलावा कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण रहा हो, प्रीवी पर्स का खात्मा करना रहा हो। सर, आप लोग तो अलायंस कर लियो लग रहा है। नहीं, मैं वो समाजवादी नीति थी, मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि ये सारी समाजवाद के दबाव से थी, कांग्रेस के साथ नहीं। दूसरा मैं बता दूं एक लाइन में केवल कि नेहरू जी की वैज्ञानिक दृष्टि अगर हो या मनमोहन सिंह का आर्थिक विकास हो, उससे तुलना कर लीजिए, मोदी जी एकदम नंगे हो जाएंगे। मोदी जी निश्चित रूप से
केवल प्रचार के बूते पे जनता की भावनाओं को ब्लैकमेल करके आ गए। लेकिन तारीख उन्हें ऐसे याद करेगी। एक चीज जान लीजिए, इस देश में अहंकारी लोगों का समान अपराध रावण और वर्तमान ने कभी इतिहास की फिक्र नहीं की सर। आप कभी की हिस्ट्री उठा के देखिए सर, वर्तमान ने कभी इतिहास को गले नहीं लगाया। मैं बता रहा हूं इतिहास को, इतिहास जिसको जैसे याद करेगा सर याद करेगा, अपनी याद करेगा। ये जानिए, रावण एक सीता जी का अपहरण किया, पत्रकार में याद रखेगा, मुझे नहीं पता आपको कैसा नेता याद करेगा, नहीं पता। लेकिन अहंकार के कारण रावण का पुतला फूका जाता, पितामह आदरणीय है। तो इसलिए इनका अहंकार जो मोदी जी का तारीख में हो गया है, रावण डूब के मर रहा है सर आजकल। नहीं डूब के मरा है मोदी जी के अहंकार कारण आज विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। जनता पर बेटियां हैं, किसान विपक्ष में, थैंक यू। आप विपक्ष में आपके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये सब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडर से मिल रहे हैं, लेकिन आप कोई नए अलायंस पार्टनर जोड़ नहीं पा रहे हैं। जिनसे नीतीश कुमार मिलकर लौटते हैं, जो बीजेपी के अपोजिशन वाले हैं, उनसे आप भी मिलने जाते हो। आप नया क्या कर रहे हो बीजेपी को चुनौती देने के लिए? नए अलायंस पार्टनर लाने में आप कामयाब नहीं हुए। ब्रिजेश जी, ये जो पूरे देश में घूम घूम कर नेताओं से मिल रहे हैं हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, भगवंत मान जी, ये कोई अलायंस पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक संविधान को बचाने की कोशिश चल रही है। जी वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, मेरा आ गए जी सर, गो अहेड प्लीज। आपने देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला देकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को बहाल किया और उसके बाद किस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर उसके खिलाफ में खड़े हो गए। कुल मिला के इन्होंने ये क्लियर मैसेज दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम संविधान बेंच को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते। तो इसके खिलाफ एक तो लोगों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। जब इस देश में संविधान ही नहीं बचेगा तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन से चुनाव, कौन सा क्या? आपके लिए चुनावी मुद्दा है या आपके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आए, सिर्फ आपके लिए यही मुद्दा है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में नफरत और फेलियर का पर्याय है। इन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को गुंडा फोर्स बना के डाल दिया है। निजीकरण का नाम पर इन्होंने देश की संपत्तियों को बेच के डाल दिया है। और कुल मिला के अगर विदेश नीति भी कहें तो बहुत फेमस कहावत यह है कि जिसका नाम नरेंद्र है वो चीन के आगे सरेंडर है। थैंक यू। तो ये हालत इन्होंने कर दी। अपने देश के बॉर्डर से भी कोई वो देश के बॉर्डर भी इन्होंने सब खत्म करके डाल दिया। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मल्टी कार्नर ये फाइट होती जा रही है, आप इसका आकलन किस प्रकार से करेंगे? केजरीवाल भारी पड़ेंगे, वो जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, या नीतीश कुमार वो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस इन सबको समेटने के अपने साथ लाने में कामयाब होगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस के साथ सब लोग आएंगे, ये तो पोस्ट पोल सिनेरियो है। चुनाव में कांग्रेस अगर 9 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ पर बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट कांग्रेस की है। और अभी 139 सीटें बीजेपी के पास है, 1 जेडीएस के पास है कर्नाटक की, और बाकी 4 कांग्रेस के पास है। तो यहाँ बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना तो बहुत कम है। अगर इन राज्यों की 145 सीटों पर कांग्रेस अकेले दम पे बीजेपी को आधी सीटें कम कर देती है बीजेपी की, तो कांग्रेस बाजी जीत लेगी। और बाकी बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन मजबूत है। महाराष्ट्र में तीनों के बीच सीट शेयरिंग की बात हो रही है। क्या स्थिति है? बीजेपी कुछ कर पाएगी साउथ में? साउथ में बीजेपी का इस चुनाव में कोई बहुत ज्यादा संभावना मुझे नजर नहीं आती है। कर्नाटक में बीजेपी को पहले भी सीटें मिली थी सबसे ज्यादा, इस बार उसकी सीटें कम होने की उम्मीद है। जो दांव कर्नाटक साउथ की राजनीति को लेकर के खेला है, अभी वहां बीजेपी का परिणाम बहुत कमजोर है। वहां मुझे 140-130 सीटें नहीं करेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम करेगा। और ठीक है, आप शगुफा है, चल रहा है, कुछ दिन इस पर चर्चा होगी, लेकिन इससे चुनावी फायदा बीजेपी को होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।